नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर की जनसभा के माध्यम से पूरे दमखम के साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से साफ साफ कह दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा है कि देश में अवैध रूप से घुसकर रहने वाले हर घुसपैठिए की पहचान होगी और उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अमित शाह ने साफ चेतावनी दी है कि जो लोग स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो कानून को चुनौती देंगे उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव लगातार गहराता जा रहा है और घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया, जिसके कारण सीमावर्ती इलाकों की जनसंख्या संरचना तेजी से बदली। अमित शाह ने कहा है कि यह केवल अवैध प्रवास का मामला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय पहचान पर सीधा हमला है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और हर घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। कि कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है। यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। हम आपको यह बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा पर नया विवाद खड़ा हो गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल ने मेहरपुर क्षेत्र में 4 लोगों को बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार उनकी चौकसी के कारण यह प्रयास विफल हो गया और एक पुरुष तथा 3 महिलाएं अब दोनों देशों के बीच नो मैंस लैंड में फंसे हुए हैं। बांग्लादेश का कहना है कि उसके जवान और स्थानीय ग्रामीण लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी अवैध प्रवेश को रोका जा सके। हालांकि भारत लगातार यह कहता आया है कि उसने बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है और उनकी नागरिकता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से सहयोग मांगा गया है, लेकिन ढाका की ओर से देरी के कारण इन लोगों की वापसी अटकी हुई है। यही कारण है कि सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल यह भी उठता है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में दस्तावेज कैसे मिल जाते हैं, कैसे इन्हें नागरिकता मिल जाती है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने जो कुछ कहा है वो आपकी आंखें खोल देगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के रास्ते केरल पहुंच गए। कुछ घुसपैठियों ने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का काम शुरू कर दिया, कुछ घुसपैठियों ने कबाड़ का काम शुरू कर दिया, कुछ घुसपैठियों ने वहां लेबर और मिस्त्री का काम शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे अलग अलग वहां पे राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए और वहां रहते रहते उन्होंने एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और 5 6 डॉक्यूमेंट बनवा लिया और वो केरल सरकार की सभी योजनाओं का फायदा उठाने लग गए। सबसे पहले घुसपैठियों ने आधार बनवाया। आधार इसलिए बनवा लिया क्योंकि आधार एक्ट कहता है कि भारत के रहने वाले नहीं बल्कि विदेशी भी अगर 6 महीने से भारत में रह रहे हैं तो आधार बनवा सकते हैं। इसी कानून का फायदा उठाया घुसपैठियों ने और केरल में जैसे उनको 6 महीने पूरा हो गया, उन्होंने 2000 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर के दलाल को पकड़ा, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को दिया और आधार बनवा लिया। जैसे उनका आधार बना उसके बाद तो फिर पूरी चेन बन गई। जब आधार बन गया फिर उन्होंने तहसील के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए उसने राशन कार्ड बनवा दिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया फिर उन्होंने किसी दलाल को पकड़ा, उसके बाद नगर निगम से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। और जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया उन्होंने RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया फिर लोकल नेताओं की मदद से उन्होंने वोटर ID में नाम भी जुड़वा लिया। SIR में नाम तो उनका कट गया था, लेकिन अब जो वहां से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से पूरे केरल में घुसपैठियों ने अपनी पैठ बना लिया, सभी जिलों में जा के वहां पे सेट हो गए, 5 6 डॉक्यूमेंट बन गए, ये बहुत चौंकाने वाला है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, ये आधार एक्ट जिसकी वजह से घुसपैठी अपने डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है, हमने आज तक एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं लागू किया, पुलिस चार्टर नहीं लागू किया,
पूरे देश के पुलिस का व्यवहार अलग अलग है। केरल के पुलिस का बिहेवियर अलग है, यूपी के पुलिस का बिहेवियर अलग है, महाराष्ट्र की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, गुजरात की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। जबकि पुलिस को वेतन भत्ता देश को सुरक्षित बनाने के लिए मिलता है, इसलिए पुलिस का व्यवहार भी पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ये 1861 वाला कानून आज तक चल रहा है। यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं हुआ, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया नहीं गया, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाया नहीं गया। तो नतीजा क्या है? घुसपैठिए देखते हैं कि हाँ भाई, जिस राज्य में उनको थोड़ी ढील मिल जाएगी उस राज्य में जाते हैं और वहां अपना बसना शुरू कर देते हैं। अगर हमें घुसपैठ रोकना है तो ये जो घुसपैठियों को बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, 1949 में बने घटिया बैंकिंग एक्ट के कारण, इस कानून को बदलना पड़ेगा। उनकी जब फंडिंग बंद होगी तब घुसपैठिए कमजोर पड़ेंगे, नहीं तो उनका नेक्सस इतना पावरफुल है कि पूरी फंडिंग भी आ रही है और जगह जगह उनके मददगार भी बैठे हुए हैं। घुसपैठ इसलिए भारत में होती जा रही है क्योंकि घुसपैठियों की मदद करने को हमने सीरियस क्राइम नहीं बनाया। हमने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 में, लेकिन इतना घटिया ये कानून है कि आज तक किसी भी, न किसी जासूस की नागरिकता गई, न गद्दार की नागरिकता गई, न आतंकवादी की नागरिकता गई, न बलात्कारी की नागरिकता गई, न हत्यारे की नागरिकता गई, न भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई। किसी की नागरिकता जाती नहीं है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ करने पर आजीवन कारावास मिलता है और घुसपैठियों की मदद करने पर फांसी की सजा होती है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है। और हमने जघन्य अपराध तो छोड़ो, हमने घुसपैठियों की जो मददगार भारत में बैठे हुए हैं, जो घुसपैठियों का 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं, जो 2-2 हज़ार रुपए के चक्कर में घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, उनके सिटीजनशिप खत्म करने का कोई प्रावधान ही नहीं रखा हुआ है। फिर घुसपैठ कैसे रुकेगी? घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। न हम घुसपैठियों को राष्ट्र के ऊपर एनएसए लगाते हैं, न घुसपैठियों के मददगारों पर एनएसए लगाते हैं। घुसपैठिए जो वहां आते हैं, वहां मदद करने वाले भारत के रहने वाले हैं। कोई क्लर्क उनकी मदद करता है, कोई पार्षद उनकी मदद करता है, कोई प्रधान मदद करता है। न हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न घुसपैठियों की मदद करने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। इसलिए पूरे देश में कहीं पे भी आज तक न घुसपैठियों पे एनएसए लगा है, न घुसपैठियों के मददगारों पे एनएसए लगा है। इसलिए अगर घुसपैठ रोकना है तो हमें इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा। अगर घुसपैठ रोकना है तो हमें घुसपैठ को और घुसपैठियों के मददगारों को, जो घुसपैठिए की मदद करते हैं, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस कानून को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ अगर रोकना है, भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। दुनिया के सभी देशों में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून है, लेकिन हमारे देश में न घुसपैठ करने पे कठोर कानून है, न घुसपैठियों की मदद करने पे कोई कठोर कानून है। और इस बीएनएस में एक चैप्टर तक नहीं है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। तो है, धार्मिक भावना आहत करने के लिए वो पूरा चैप्टर है, लेकिन घुसपैठ के ऊपर एक चैप्टर नहीं। तो अगर हमें इस घुसपैठ रोकना है तो ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन इसमें जोड़ना पड़ेगा। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना ऑर्गेनाइज क्राइम है। आतंकवाद से बड़ा खतरा है घुसपैठ। घुसपैठी डेमोग्राफी बदल रहे हैं, 5 करोड़ आ चुके हैं। आतंकवाद से तो मात्र 1000 लोग साल में खत्म होते हैं, घुसपैठी तो पूरी डेमोग्राफी बदलते जा रहे हैं। 5 करोड़ आ चुके हैं। हमारे पास एक्ट ऑफ टेररिज्म है सेक्शन 113, लेकिन एक्ट ऑफ टेररिज्म में हमने इन्फिल्ट्रेशन को शामिल नहीं किया। हमने इन्फिल्ट्रेशन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस बीएनएस की सेक्शन 147 नहीं लगाती है। हमने घुसपैठ को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया, इसलिए बीएनएस का सेक्शन 152 पुलिस कहीं लगाती नहीं है। हमने घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी नहीं किया। हम घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछते भी नहीं है कि हाँ तुम्हारा आधार किसने बनाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया। जिस दिन हम घुसपैठियों के मददगारों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर देंगे, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये कानून बदलना पड़ेगा, साक्ष्य अधिनियम बदलना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा, घुसपैठी भागेंगे। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 दे के आते हैं और अंदर 2000 में डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। ये जो केरल में पकड़े गए ये सब भी 10 से 12 हज़ार रुपये में इन्होंने 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवाया है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हमारे देश में सड़ा हुआ कानून चल रहा है। 70,000 करोड़ का घोटाला करने, कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को फांसी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को फांसी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी को नहीं फांसी हुई। तो घुसपैठियों का 2-2 हज़ार रुपये लेकर डॉक्यूमेंट बनाने में फांसी कहाँ से हो जाएगी? इस कानून को बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों की जो फंडिंग होती है वो बेनामी फंडिंग होती है, उसका मूल कारण है 1988 का बना हुआ घटिया कानून। घुसपैठियों को हवाला के जरिए फंडिंग होती है और हवाला कारोबार इसलिए चल रहा है कि 2002 का हमारा कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है।
घुसपैठियों को विदेशी फंडिंग होती है एफसीआरए के जरिए। यहाँ बहुत सारे एनजीओज हैं, उनको बाहर से फंडिंग आती है घुसपैठियों को सेटल करने के लिए, घुसपैठियों को बसाने के लिए। हमने एफसीआरए कानून जो 2010 में बना था इसको आज तक खत्म नहीं किया है। घुसपैठियों को ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, और ब्लैक मनी भारत में इसलिए है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। घुसपैठिए माइनॉरिटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जैसे उनके ऊपर कुछ होता है पूरे भारत में चर्चा शुरू हो जाती है। हमने माइनॉरिटी को न तो डिफाइन किया, न माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म किया, इसलिए घुसपैठिए माइनॉरिटी बन के यहाँ रहते हैं। अगर एक डंडा उनको मार देता है, पूरी दुनिया में हंगामा शुरू हो जाता है। भारत में माइनॉरिटी असुरक्षित हैं वो घुसपैठिए, लेकिन माइनॉरिटी का पूरा फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के जो मदरसे हैं ये घुसपैठियों के शेल्टर हैं। जब तक मदरसे नहीं बंद होंगे तब तक घुसपैठियों को कोई हिला नहीं सकता, घुसपैठिए आते रहेंगे। और मदरसे ये जो मदरसे हैं केवल घुसपैठ के सेंटर नहीं है, मदरसे तो लफ्ज़हात के सेंटर हैं, मदरसे धर्मांतरण के सेंटर हैं, मदरसे अराजकता के सेंटर हैं, मदरसे अलगाववादियों के सेंटर हैं। पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने जो 9 जगह हमला किया था वो क्या थे? सारे के सारे मदरसे थे। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आतंकवादी ठिकाने वहाँ ऊपर मदरसा बना हुआ है। वो हालत भारत की भी है। और सबसे बड़ी बात ये, मदरसा पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का या अफगानिस्तान का, सिलेबस और करिकुलम एक समान होता है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मदरसों में सिखाया जाता है वही यूपी, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक के मदरसों में भी सिखाया जाता है। तो आप अगर ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा वाला मदरसा तो अच्छा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मदरसा गड़बड़ है। और दूसरी बात, मदरसों को आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, जैसे बबुल के पेड़ में कितना भी खाद पानी दीजिए, निकलेगा कांटा ही, उसमें आम का फल नहीं निकलेगा। आप भेड़िया को कितना भी मक्खन मलाई खिला दीजिए, कितना भी उसको ड्राई फ्रूट खिला दीजिए, मौका मिलेगा तो काटेगा ही। वैसे मदरसे को आप कितना भी आधुनिक कर दीजिए, कितना भी मॉडर्न कर दीजिए, कितना भी रेगुलेट कर दीजिए, आप उसका सिलेबस और करिकुलम नहीं बदल सकते। मदरसों का सिलेबस तो एक समान होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान। और मदरसे इन घुसपैठियों के सेंटर हैं, चाहे वो दिल्ली का मदरसा हो, यूपी का मदरसा हो, बंगाल का मदरसा हो, केरल का मदरसा हो। जो 5 राज्यों से लगभग 75,000 बच्चे गायब हुए थे वो केरल के मदरसों में पाए गए थे। और किस लिए वहाँ लाए गए थे? उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मदरसा बंद करना पड़ेगा। आप घुसपैठ को ऐसे नहीं रोक सकते, आपको मल्टी एक्शन लेना पड़ेगा, मल्टी स्टेप्स लेना पड़ेगा, तब जाके घुसपैठ रुकेगी। और तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने से घुसपैठ ये नहीं भागेंगे। सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद, लोहियावाद की बात करने से घुसपैठिए नहीं भागेंगे। न नेताओं के भाषण से घुसपैठिए भागेंगे, न नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से घुसपैठिए भागेंगे। घुसपैठिए तभी भागेंगे जब नियम कानून बदलेगा। और अगर इन घुसपैठियों को नहीं भगाया यहाँ से तो देश बचेगा नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अवैध घुसपैठियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की धरती पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाने का दौर खत्म हो चुका है। देश की सीमाओं को चुनौती देने वालों के लिए अब कानून का डंडा तैयार है। यह नया भारत है जो घुसपैठ, जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की साजिश और सीमा पार से होने वाली हर हरकत का जवाब पूरी सख्ती और निर्णायक कार्रवाई से देगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।